सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आर बॉनी गैब्रियल ने। और ये कौन सा संस्करण था इसका? 71वां संस्करण था। और आर बॉनी गैब्रियल ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। और इसमें रनर अप की बात करोगे यानी दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो वेनेजुएला की अमांडा। फिर बताओ कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2024 तक बढ़ा दिया गया। पूछा जा रहा है कि योजना कब शुरू की गई थी, कब लॉन्च हुई थी? तो आंसर होगा सन 2015 में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं ये ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी की बात कर रहे हैं, जिसे बढ़ा दिया गया 2024 तक। हमने कहा ये शुरू कब हुई थी? तो ये जून 2015 को शुरू हुई थी, 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या था जब इसको शुरू किया गया था? कि 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। मतलब जो बेघर लोग हैं या जो टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं लोग, उनको पक्का मकान बनाने के लिए इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा इस योजना में कहा गया था। लेकिन अभी इसे बढ़ा के 2024 कर दिया गया। इसी से आपको मिलती जुलती एक और योजना याद आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वो ग्रामीण है, उसे शुरू किया गया था 20 नवंबर 2016 को। और ये दोनों योजनाएं किसके अंतर्गत आती है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंदर। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू। ये कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ बने थे। देखो, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में है। और इसकी टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। वैसे अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे सुंदर रमन राममूर्ति नाम है। और इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने थे आशीष कुमार चौहान। अब आशीष कुमार चौहान को अनिल चौहान से कंफ्यूज मत करना। अनिल चौहान ये अभी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, क्योंकि पहले तो बिपिन रावत जी थे जिनका निधन हो गया। और फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं गंजी कमलावी राव। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। क्या है प्रश्न? कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, तो इसे यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा विरासत का टैग ये अमूर्त स्मारक यानी कि इंटेंजिबल साइट्स को दिया जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स या मूर्त धरोहर का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा दुनिया में पहली बार होगा जब किसी विश्वविद्यालय को ये विरासत का टैग दिया जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। और शांति निकेतन से अभी आपने पढ़ा होगा क्या पॉइंट? मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। शांति निकेतन से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और आपको बता दूं ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं। चलो फिर बताओ कि अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम क्या है? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हमारी जो पहली वेटलैंड साइट्स थी यानी कि रामसर स्थल, वो कौन सा था? उड़ीसा का जो चिल्का लेक है वो। और यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड्स को ही कहा जाता है, आर्द्र भूमियों को ही कहा जाता है। वैसे पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, आपको पता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जो ईरान का रामसर स्थल है वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स यानी कि दलदली भूमियों का संरक्षण करना। और आपको बता दूं भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट ये सुंदरबन साइट है। और इस बार का जो वेटलैंड डे था उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
तो आंसर होगा वीपी नंद कुमार को। और ये कौन है? तो ये मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ है वीपी नंद कुमार, जिनको अभी हुरुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अच्छा, रिकी केज नाम आपने सुना था ना, बंगलुरु के संगीतकार हैं और तीसरी बार अभी इन्होंने ग्रेमी पुरस्कार जीता। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बताओ कि भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया है? तो आंसर होगा नासा के साथ में। नासा और इसरो ने मिलकर के इसको बनाया है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। फिर बताओ अभी किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया? तो आंसर होगा रिलायंस ने। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही इस भारत के पहले हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक को पेश किया था। ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, जिसे रिलायंस ने किसके साथ मिलकर बनाया? अशोक लेलैंड के साथ। तो भारत में हाइड्रोजन से चलने वाला ये अपनी तरह का पहला ट्रक है। एक्चुअली में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जो कार्बन का उत्सर्जन है वो लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये वैसे इतना खास प्रश्न इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्योंकि भारतीय अमेरिकी छात्रा है इसलिए बता दो आपको। क्या है प्रश्न की भारतीय अमेरिकी छात्रा कौन है जिनको दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? नताशा पेरियान यागम। तो फिर भी आप नाम ध्यान रख लेना। और आप जानते हो अभी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी, ये भी नाम ध्यान रखना, अप्सरा अय्यर। और आप जानते हो अभी अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी अरुणा मिलर। फिर बताओ कि अभी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदल के क्या कर लिया? तो आंसर होगा जूनो जनरल इंश्योरेंस। तो बस नेम चेंज वाला प्रश्न था, तो डायरेक्ट याद रखना इसको। चलो फिर बताओ अभी एआई आधारित बार्ड चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा एक यूएस की कंपनी है ओपन एआई, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी लॉन्च किया था। यहाँ पे जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद ही गूगल ने ये बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया था। और इसी तरह से अभी रशिया ने भी एक गीगा चैट लॉन्च किया था, वो भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो कि अभी हाल ही में किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा ये शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा फोन पे ने। इसका मतलब ये हो गया, देखो अभी भारत में यूपीआई के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर करते ही हो एक दूसरे को, लेकिन अब इंटरनेशनली भी कर पाओगे, एक देश से दूसरे देश में, मतलब भारत से किसी और देश में, किसी और देश से भारत में। तो याद रखना इंटरनेशनली यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू करने वाला ये भारत का पहला भुगतान एप्लीकेशन बन गया है फोन पे। अच्छा, यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी तरह से कुछ और फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। एक भीम आपने सुना होगा, भीम मतलब होता है भारत। एक आरटीजीएस आपने सुना होगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एनईएफटी सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएफएससी सुना होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक एमसीएलआर आपने सुना होगा, फुल फॉर्म होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और नाबार्ड, नाबार्ड तो आपको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग देना कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, ये बताओ। अब आपका अगला प्रश्न है, किसने अपनी नई बुक विक्ट्री सिटी को लॉन्च किया? आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, सलमान रुश्दी ने। वैसे भी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। और अश्विनी कुमार द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी, और अरविंद मंडलोई ने जादूनामा नाम से बुक लिखी है। ये बुक्स हम कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपको एक पल तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो याद है मुझे, हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? बार बार पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको याद है। फिर अगला प्रश्न है, सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? सिंपल सा याद रखो, 7 फरवरी को। और वैसे एक इंटरनेशनल इंटरनेट डे भी होता है जो 29 अक्टूबर को मनाते हैं। आपको याद है अभी इंटरनेट सेवा रखने वाला, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। और उस परियोजना का नाम है के फोन।
K4 मतलब केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। और आप जानते हो अभी भारतीय इंटरनेट का जनक किन्हें कहा जाता था, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया, BK सिंगल को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ये कौन सा है? बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो कोलकाता बंदरगाह, लेकिन अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये भी ध्यान रख लेना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी फैमिली आईडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना। तो फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। वैसे फैमिली से संबंधित एक दिवस हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। कब? 15 मई को। और एक वैश्विक परिवार दिवस भी होता है, ग्लोबल फैमिली डे, वो भी याद रखना, वो 1 जनवरी को होता है। इसमें कंफ्यूज मत कर देना, मैंने दोनों आपको बता दिए। चलो फिर बताओ, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ पे खोला गया था? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया था। सिंपल सा है, डायरेक्ट याद रखो इसे तो। और इसी तरह से अगर पूछ लूँ मैं आपसे कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लास यानी कि कांच का पुल ये कहाँ पे बना है, तो आंसर करना वियतनाम में, जिसका नाम है वाइट ड्रैगन। इस पुल का नाम वाइट ड्रैगन है और इसकी लंबाई है 632 मीटर। चलो फिर बताओ कि 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा गैरी बैलेंस। तो अभी टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बैलेंस ये 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। तो जिम्बाब्वे के लिए खेलते हुए ये इनका पहला शतक था, और इससे पहले इंग्लैंड के लिए भी वो टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। और हमने क्या कहा? 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। तो अब आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि भैया पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो साउथ अफ्रीका के केपलर वेसल्स थे। उन्होंने एक बार तो ऑस्ट्रेलिया और एक बार साउथ अफ्रीका के लिए शतक जड़ा था उनके लिए खेलते हुए। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मोबीक्विक। तो मोबीक्विक ये यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है। इतना सा ध्यान रखना आप तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ये करंट अफेयर्स का रिविजन वाला डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।